दोस्तों अमेरिका का F-35 भारत को ललचा नहीं पाया और अब जब भारत यूरोप के साथ में 6th जनरेशन जेट्स की सीक्रेट डील कर रहा है तो अमेरिका के अंदर शमशान जैसा सन्नाटा क्यों पसर गया है। आखिर पेंटागन के बंद कमरों के अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि अमेरिका भारत के इस चक्रव्यूह पर एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। दुनिया सोच रही है कि भारत का नया एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-2 सिर्फ एक जंगी जहाज है, लेकिन पर्दे के पीछे जो तैयारी चल रही है उसने चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। क्या IAC-2 असल में समंदर के बीचों बीच 6th जनरेशन के अदृश्य घातक ड्रोन्स का मदरशिप बनने वाला है? दोस्तों आपको बताया जा रहा था कि भारत अपने 5th जनरेशन M का जेट के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ दुनिया को भटकाने का एक छलावा था? आखिर क्यों अचानक भारत सरकार ब्रिटेन और फ्रांस के 6th जनरेशन प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री मारने की खामोश तैयारी कर रहा है? वो कौन सी हिडन डील है जिसने रातों रात पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट के अंदर भूचाल ला दिया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज जो कुछ हम डिकोड करने वाले हैं उसने पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट के अंदर भूकंप ला दिया है। दोस्तों चाइना अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के ऊपर सीना तान करके घूम रहा था, लेकिन जुलाई 2026 के अंदर DRDO के एक सिंगल डिक्लेरेशन ने बीजिंग के अंदर हड़कंप मचा दिया है। भारत का RPSA सिर्फ एक ड्रोन नहीं है बल्कि एक 6th जनरेशन ऑटोनोमस किलर बन चुका है। दोस्तों जब भारत का एक मानव संचालित जेट 6th जनरेशन के अदृश्य ड्रोन्स की फौज लेकर के आसमान में घुसेगा तो चाइना का J-20 रडार पर बिना दिखे ही राख में बदल जाएगा। एक ऐसा फाइटर जेट जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर लाखों रडार्स का डेटा प्रोसेस करेगा और खुद फैसला लेगा कि किस मिसाइल को कब तबाह करना है। जब दुनिया इस एल्गोरिथम वॉरफेयर के लिए तैयार भी नहीं थी, तब भारत ने गेम के नियम ही पलट डाले हैं। दोस्तों आप तेजस M का और अब 6th जनरेशन का RPSA, दोस्तों ये सारी कड़ियां जोड़ करके देखिए तो तस्वीर दोस्तों आपको खौफ से भर देगी। एक तरफ आसमान से अदृश्य ड्रोन्स का हमला, दूसरी तरफ से समंदर में IAC-2 का खौफ और इन सबके बीच में एक ऐसा मास स्ट्रोक जिसे डिकोड करने में दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विशेषज्ञों के भी पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों ये कोई हवाई बात नहीं है, ये वो जियोपॉलिटिकल हकीकत है जो इस वक्त ग्लोबल डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। जुलाई 2026 के डिफेंस अपडेट्स और ग्लोबल मिलिट्री मूवमेंट्स को अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर के नहीं रहना चाहता है। भारत एक ऐसे ग्लोबल डिफेंस आर्किटेक्चर की नींव देख रहा है जो अगले 50 सालों तक दुनिया का मिलिट्री बैलेंस तय करेगा। दोस्तों अब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश हुआ करता था, जो रसिया, अमेरिका और फ्रांस से वेपन खरीद करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता था, लेकिन अब कहानी पूरी तरह से रिवर्स गियर में आ चुकी है। अब भारत खरीदार नहीं बल्कि को डेवलपर बन रहा है। एक ऐसा को डेवलपर जो अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे एडवांस वेपन सिस्टम्स बना रहा है और जिन्हें तकनीक बेचनी है उन्हें भारत की शर्तों को मानना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात करते हैं उस रेवोल्यूशन की जिसने ग्लोबल मिलिट्री एविएशन के अंदर भारत की धाक को बढ़ा दिया है। दोस्तों बात है आर डिफेंस फोर्सेज फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026 की। इस कॉन्क्लेव के अंदर भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA प्रोग्राम के चीफ डिजाइनर प्रोफेसर डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने एक ऐसी स्लाइड पेश की जिसने इंटरनेशनल डिफेंस कम्युनिटी के अंदर तहलका मचा दिया। उन्होंने भारत के रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि RPSA को आधिकारिक तौर पर भारत का 6th जनरेशन अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट घोषित कर दिया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर इतनी बड़ी क्या बात है। ड्रोन तो दुनिया के बहुत ही देशों के पास में हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के बीच का फर्क समझना होगा। अब तक दोस्तों दुनिया 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स के पीछे पागल हुआ करती थी। अमेरिका का F-35, F-22 रैप्टर या फिर चाइना का J-20, ये सब 5th जनरेशन के जेट्स हैं। इनकी खासियत है स्टेल्थ यानी कि रडार से छुपने की कैपेबिलिटी और सुपर क्रूज। लेकिन दोस्तों 2026 आते आते स्टेल्थ कोई लग्जरी नहीं रही है।
ये अब तक बेसिक जरूरत बन गई है। 6th जनरेशन का मतलब है सिर्फ रडार से छुपना या फिर तेज उड़ना नहीं है। 6th जनरेशन का मतलब है सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, यानी हवा में उड़ने वाला वो हथियार जो किसी पायलट के दिमाग पर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉम्बैट क्लाउड के ऊपर काम करता है। डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने जिस आरपीएसए का खुलासा किया है वो इसी 6th जनरेशन का सबसे घातक हथियार है। दोस्तों इस आरपीएसए की नींव स्विफ्ट यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड के ऊपर रखी जा रही है। ये कोई आम प्रीडेटर ड्रोन नहीं है जिसे दूर बैठकर के जॉयस्टिक से उड़ाया जाए। ये एक फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन है। दोस्तों आपने हॉलीवुड फिल्मों के अंदर बैटमैन का वो उड़ने वाला जहाज देखा होगा जिसमें कोई पूंछ नहीं होती, बिल्कुल वैसा ही इसके अंदर कोई वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल टेल नहीं होती है। एविएशन की दुनिया में बिना पूंछ वाले एयरक्राफ्ट को उड़ाना एरोडायनेमिक्स रूप से सबसे मुश्किल काम माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूंछ ना होने के कारण इसका रडार क्रॉस सेक्शन लगभग 0 हो जाता है, यानी कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं सकता है। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर हाई स्पीड ऑटोनोमस टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी कि एटोल सिस्टम लगा है। मतलब ये बिना किसी इंसानी मदद के ही खुद टेक ऑफ करेगा, खुद मिशन पूरा करेगा और खुद लौट करके बेस पर लैंड कर जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इसके वेपन्स इसके पंखों के नीचे नहीं लटकेंगे, इसके वेपन्स शरीर के अंदर बनी इंटरनल वेपन बे के अंदर छुपे होंगे। जब हथियार बाहर लटकते हैं तो वो रडार तरंगों को डिफ्लेक्ट करते हैं जिससे विमान पकड़ा जाता है, लेकिन आरपीएसए अपने बॉम्ब और मिसाइलें सीने में छुपा करके दुश्मन के इलाके के अंदर घुसेगा, स्ट्राइक करेगा और रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जितना भी निशान नहीं छोड़ेगा। दोस्तों अब इस आरपीएसए को भारत की एम का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ में जोड़ करके देखिए। भारत की स्ट्रेटजी ये नहीं है कि आसमान में सिर्फ ड्रोन भेजे जाएं या सिर्फ फाइटर जेट भेजे जाएंगे। असली गेम है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, जिसे MUMT कहा जाता है। दोस्तों भविष्य के युद्धों के अंदर भारत का एक M का फाइटर जेट उड़ान भरेगा जिससे एक पायलट उड़ा रहा होगा, लेकिन वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ में 4 से 6 की तादाद के अंदर ये आरपीएस से ड्रोन उड़ रहे होंगे जिन्हें लॉयल विंगमैन कहा जाता है। दोस्तों ये ड्रोन एमका के आगे आगे चलेंगे, पायलट पीछे सुरक्षित दूरी पर रहेगा और ये ड्रोन्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर घुस जाएंगे। अगर दुश्मन कोई मिसाइल फायर करता है तो ये ड्रोन्स खुद उसे इंटरसेप्ट करेंगे, ये दुश्मन के रडार्स को जैम करेंगे और पायलट के एक इशारे पर दुश्मन के ठिकानों के ऊपर बमबारी कर देंगे। दोस्तों ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका काट फिलहाल दुनिया के किसी भी देश के पास में नहीं है। यही वो वजह है जिसने चाइना के अंदर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। दोस्तों चाइना पिछले 1 दशक से अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट के दम पर एशिया के अंदर अपनी दादागिरी दिखा रहा था। चाइना का प्रोपेगेंडा मशीनरी दुनिया को यह बताने में लगा था कि J-20 अमेरिका के F-35 को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि J-20 का डिजाइन कॉपी पेस्ट है। उसके अंदर लगी कर्नाड्स यानी कि आगे की तरफ लगे छोटे पंखे उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी को बहुत ही कमजोर कर देते हैं। और अब जब भारत सीधे 6th जनरेशन के ऑटोनोमस किलर ड्रोन्स मैदान में उतार रहा है तो J-20 रातों रात एक पुराने खिलौने की तरह आउटडेटेड लगने लगेगा। दोस्तों चाइना का एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी कि A2AD रडार नेटवर्क जो पैसिफिक के अंदर अमेरिका को डराने के लिए बनाया गया था, उसे भारत के ये फ्लाइंग विंग ड्रोन्स आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ आसमान तक सीमित नहीं है, असली मास्टर स्ट्रोक तो समंदर की लहरों पर खेला जा रहा है। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पार्ट पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला करके रखने वाला है। भारत के पास में इस वक्त INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, लेकिन भारत की ब्लू वाटर नेवी की महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा हथियार है IAC-2 यानी कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जिसे INS विशाल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों IAC-2 कोई साधारण जंगी जहाज नहीं होगा, ये भारत का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जिसके अंदर कार्टोबार या इमाल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा होगा। इसका मतलब ये है कि ये बड़े और भारी एयरक्राफ्ट्स को भी समंदर में लॉन्च कर सकेगा। अब दोस्तों कड़ियों को जरा जोड़िए, जब IAC-2 बनकर के तैयार होगा तो इसके डेक के ऊपर सिर्फ नौसेना के फाइटर जेट्स ही नहीं होंगे। कल्पना कीजिए कि हिंद महासागर के बीचों बीच भारत का IAC-2 खड़ा है।
चाइना की नेवी मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तभी IAC-2 के डेक से दर्जनों की तादाद के अंदर 6th जनरेशन के RPSA ड्रोन्स का एक पूरा स्वॉर्म लॉन्च होता है। दोस्तों ये ड्रोन्स बिना किसी पायलट के साइलेंट मोड में उड़ते हुए चाइनीज जहाजों के ऊपर पहुंच जाते हैं। चाइनीज फ्लीट के रडार्स ब्लैंक हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन पर नजर रखी जा रही है। हवा में मौजूद एम का इन ड्रोन्स को कॉम्बैट क्लाउड के जरिए कमांड दे रहा होता है। अगर चाइना कोई भी एग्रेसिव मूव करता है तो ये ड्रोन सेकंडों में ही उनके डेस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स को तबाह कर सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये भारत की वो नेवल डॉक्ट्रिन है जो मलक्का स्ट्रेट को चाइना के लिए सबसे बड़ा चौक पॉइंट बनाने जा रही है। दोस्तों चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट इसी मलक्का स्ट्रेट से होता है। अगर भारत ने IAC-2 और ऑटोनोमस ड्रोन्स के इन कॉम्बिनेशन से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो चाइना की इकोनॉमी और मिलिट्री मशीनरी कुछ ही हफ्तों के अंदर घुटनों पर आ जाएगी। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इसी बुरे सपने से बचने के लिए अपनी जिबूती और ग्वादर जैसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। लेकिन दोस्तों भारत ने एक ही झटके के अंदर फ्यूचरिस्टिक ड्रोन और एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉम्बो से चाइना के सारे मोतियों को चकनाचूर कर दिया है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भारत के पास में ये 6th जनरेशन की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ कहां से रही है, और यही वो पॉइंट है जहां भारत की मौजूदा सरकार की फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे ब्रिलियंट फेस दुनिया के सामने आता है। भारत बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भविष्य के युद्ध केवल स्वदेशी नारों से नहीं जीते जाएंगे, इसके लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत सरकार ने यहां एक दोहरी रणनीति अपनाई है जिसे आप ड्यूल ट्रैक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। दोस्तों ट्रैक ए के तहत भारत अपने स्वदेशी एम का और UCAV प्रोग्राम को पूरी ताकत के साथ में फंड कर रहा है। भारत का DRDO और ADA दिन रात एक करके इसके प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ट्रैक बी के तहत भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी है। जुलाई 2026 की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत यूरोप के 2 सबसे बड़े 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री मारने की खामोश तैयारी कर रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसे ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर के बना रहे हैं, और दूसरा है FCAS यानी कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, जिसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन हैंडल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट अभी की डेट में बिल्कुल तबाह हो चुका है। इसके अंदर फ्रांस और जर्मनी अलग अलग हो चुके हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भारत इन दोनों के पास में क्यों जा रहा है, क्या भारत इसके अंदर बने बनाए जेट्स खरीदेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब बायर सेलर रिलेशनशिप का दौर खत्म हो चुका है। भारत को इन देशों से बने बनाए जेट्स नहीं खरीदने हैं, भारत को चाहिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी कि TOT। भारत इन यूरोपीय देशों से कह रहा है कि हमारे पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, हमारे पास में सबसे बड़ी मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग का एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर तुम्हें अपना प्रोजेक्ट सफल बनाना है तो हमें इक्विटी पार्टनर बनाओ। भारत की नजर 3 सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर है। पहला है वेरिएबल साइक्लिंग प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि एडॉप्टिव जेट इंजन, दूसरा है एडवांस स्टेल्थ मटेरियल और तीसरा है कॉम्बैट क्लाउड नेटवर्किंग। अब दोस्तों जरा जेट इंजन वाले पहलू को जरा ध्यान से समझिए। ये वो नस है जिसने पिछले 40 सालों से भारत के स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम को खून के आंसू रुलाए हैं। जेट इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के अंदर कई देशों के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, लेकिन दोस्तों फाइटर जेट का भरोसेमंद इंजन बनाने वाले गिने चुने 3 या फिर 4 देश ही हैं। भारत का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट दशकों तक संघर्ष करता रहा क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कभी हमें इसकी कोर टेक्नोलॉजी नहीं दी। जब भी भारत ने टेक्नोलॉजी मांगी, अमेरिका और यूरोप ने सैंक्शंस और नियमों का बहाना बना करके हमें टरका दिया। लेकिन दोस्तों आज पासा पलट चुका है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और फ्रांस की सैफ्रॉन, ये दोनों दुनिया की टॉप इंजन बनाने वाली कंपनियां आज भारत के सामने लाइन लगा करके खड़ी हैं। वो भारत को अपना सबसे एडवांस 110 किलो न्यूटन का एडॉप्टिव इंजन देने को तैयार हैं, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ में। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? क्या अचानक यूरोप के दिल में भारत के लिए प्यार जग गया है? तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है।
ये है जियोपॉलिटिक्स का हार्डकोर रियलिज्म। यूरोपीय देश बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाना इतना महंगा है कि वो अकेले इतना खर्च नहीं उठा सकते। एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर 100 बिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है। दोस्तों, फ्रांस और जर्मनी के बीच में इस प्रोजेक्ट को लेकर के झगड़ा हो चुका है और इसकी वजह से उनका ये प्रोजेक्ट अब बिल्कुल खटाई में पड़ चुका है। ऐसे में फ्रांस को एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिसके पास में पैसा भी हो, जिसके पास में बड़ी संख्या के अंदर जेट खरीदने की कैपेसिटी हो। दोस्तों, भारत से बड़ा मार्केट और कोई नहीं है। दूसरी तरफ भारत की मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उतार दिया है। टाटा, महिंद्रा, एल&टी और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां अब ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की कैपेसिटी रखती हैं। रोल्स रॉयस और सेफ्रॉन को पता है कि अगर उन्होंने भारत को इंजन टेक्नोलॉजी नहीं दी तो भारत अमेरिका की जीई के साथ में आगे बढ़ जाएगा, या फिर रसिया जो पहले ही भारत को इंजन देने के लिए तैयार बैठा है, भारत उनके पाले में चला जाएगा। यानी दोस्तों, यूरोप हमेशा के लिए भारत का मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट खो देगा और यही वो डर है जिसने 40 साल के टेक्नोलॉजी डिनायल रिजीम को खत्म कर डाला है। भारत आज उस पोजीशन में है जहां वो फ्रांस से कहता है कि हमें राफेल के भरोसेमंद रिश्ते के कारण तुम पर यकीन है, लिहाजा अपनी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी हमारे साथ में शेयर करो। और साथ ही वो ब्रिटेन से कह रहा है कि अगर फ्रांस नखरे करेगा तो हम तुम्हारे जी कैप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इस मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी ने यूरोपियन डिफेंस जायंट्स को भारत के सामने बिछा करके रख दिया है। भारत अब मोल भाव नहीं कर रहा है, भारत अब शर्तें तय कर रहा है। इस पूरी ग्लोबल उठा बैठक के बीच में सबसे हैरान करने वाली चीज है अमेरिका का रिएक्शन। दोस्तों, वॉशिंगटन में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा है। जब भी दुनिया के अंदर कोई बड़ी डिफेंस डील होती है तो अमेरिकी थिंक टैंक्स और पेंटागन तुरंत अपने बयान जारी करके सामने आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत जब यूरोप के साथ में 6th जनरेशन की इतनी बड़ी सीक्रेट बातचीत कर रहा है तो अमेरिका पब्लिक डोमेन के अंदर पूरी तरह से खामोश है। आखिर क्यों? अमेरिका कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तो दोस्तों, इसकी वजह बहुत गहरी है। अमेरिका हमेशा से भारत को अपना F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट बेचना चाहता है। वो चाहता है कि भारत अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट को छोड़ करके F-35 खरीदे और पूरी तरह से अमेरिकी डिफेंस इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाए। लेकिन भारत ने अमेरिका के इस ट्रैप को बहुत पहले से ही भांप लिया था। भारत जानता है कि F-35 खरीदने का मतलब है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को गिरवी रख देना। अमेरिका जब चाहे तब सॉफ्टवेयर लॉक लगा करके आपके फाइटर जेट्स को जमीन पर खड़ा कर सकता है। भारत ने रशियन S-400 सिस्टम की खरीद को ढाल बना करके अमेरिका को साफ मैसेज दे दिया कि हमें तुम्हारी शर्तों वाला F-35 नहीं चाहिए। दोस्तों, जब अमेरिका F-35 की डील भारत पर नहीं थोप पाया तो उसके पास में भारत की यूरोपीय आउटरीच को रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा। इसके अलावा अमेरिका की खुद की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भारत के बिना अधूरी है। अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए एक ताकतवर भारत की जरूरत है। वॉशिंगटन जानता है कि अगर भारत यूरोप की मदद से या अपने स्वदेशी दम पर एक वर्ल्ड क्लास वायुसेना और नौसेना तैयार करता है तो इसका नुकसान चाइना को होगा, जो इनडायरेक्टली अमेरिका के ही हक में है। और यही कारण है कि अमेरिका अब भारत के साथ में इंडेक्स एक्स जैसी इनिशिएटिव्स और GE F414 इंजन के को प्रोडक्शन के जरिए रिश्ते मजबूत करने के अंदर वो लगा है। अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को डरा करके या ब्लैकमेल करके नहीं रखा जा सकता है। भारत अब एक झूलता हुआ देश नहीं है, ये एक असर्टिव नेशन है जिसे अपनी ताकत और अपनी अहमियत का पूरा अंदाजा है। अमेरिका की ये चुप्पी दरअसल भारत की जियोपॉलिटिकल जीत का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। अब दोस्तों, जरा इस युद्ध के भविष्य को डिकोड करते हैं। साल 2026 और इसके बाद के वर्षों के अंदर जब युद्ध होंगे तो वो फिल्मों के अंदर दिखाए जाने वाले डॉग फाइट्स की तरह नहीं होंगे जहां दो पायलट एक दूसरे का पीछा कर रहे होंगे। फ्यूचर वॉरफेयर पूरी तरह से एल्गोरिदम और डेटा का खेल होगा। दोस्तों, भारत इसी एल्गोरिदम वॉरफेयर का मास्टर बनने की तैयारी कर रहा है। आप सोचिए, जब आसमान में भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा, वो किसी आइसोलेशन के अंदर काम नहीं कर रहा होगा। वो स्पेस में मौजूद मिलिट्री सैटेलाइट्स, जमीन पर मौजूद रडार्स, समंदर में मौजूद IAC-2 कैरियर और हवा में मौजूद दर्जनों ऑटोनोमस ड्रोन्स के साथ एक सिंगल कॉम्बैट क्लाउड से जुड़ा होगा। दुश्मन का कोई भी मूवमेंट इस कॉम्बैट क्लाउड से बच नहीं पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेकंड के एक छोटे
छोटे से हिस्से के अंदर सारे डेटा को प्रोसेस करेगा। दोस्तों एआई खुद तय करेगा कि दुश्मन की किस मिसाइल को लेजर वेपन से तबाह करना है, किस रडार को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से अंधा करना है और किस टारगेट पर फिजिकल बॉम्ब गिराना है। पायलट सिर्फ एक मिशन कमांडर की तरह ओवरसी करेगा, जबकि लड़ाई मशीनें खुद लड़ रही होंगी। इसे कहते हैं डिसीजन सुपेरियरिटी, और युद्ध के अंदर जो पहले सही फैसला लेता है जीत उसी की होती है। भारत के डीआरडीओ और प्राइवेट टेक सेक्टर की पूरी फोर्स इस वक्त इसी कॉम्बैट क्लाउड और एआई आर्किटेक्चर को तैयार करने के अंदर दिन रात लगी है। दोस्तों इसका असर ग्लोबल डिफेंस मार्केट पर भी बहुत भयानक पड़ने वाला है। भारत अब तक सिर्फ हथियार खरीदता था, लेकिन दोस्तों जरा सोचिए, जब भारत अपने स्वदेशी एम का आरपीएसए ड्रोन्स और यूरोपियन को डेवलपमेंट से हासिल की गई तकनीक के दम पर अपने वेपन सिस्टम को ग्लोबल मार्केट के अंदर उतारेगा तो क्या होगा। दुनिया के अंदर दर्जनों ऐसे देश हैं, खास करके साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अमेरिका या फिर यूरोप के महंगे वेपन्स अफोर्ड नहीं कर सकते और वो चाइना के घटिया और अनरिलायबल वेपन्स से परेशान हैं। इन देशों के लिए भारत एक अल्टरनेटिव ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनकर के उभरेगा। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट और पिनाका रॉकेट सिस्टम्स को लेकर के जिस तरह से दुनिया भर के देशों ने भारत के अंदर दिलचस्पी दिखाई है, वो सिर्फ एक ट्रेलर है। जब भारत अपने 6th जनरेशन सिस्टम्स एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफर करेगा तो वेस्टर्न डिफेंस लॉबी का दशकों पुराना मोनोपोली टूट जाएगी। भारत डिफेंस मार्केट के अंदर प्राइस डिक्टेटर बनेगा। ये सिर्फ मिलिट्री सुपेरियरिटी नहीं है, ये एक मैसिव इकोनॉमिक शिफ्ट है जो भारत की जीडीपी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अनप्रेसिडेंटेड बूम देगा। अगर दोस्तों इन सभी डॉट्स को हम कनेक्ट करें, यानी कि एलसी से लेकर के एमका तक का सफर, स्विफ्ट और आरपीएस ड्रोन्स का जन्म, IAC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर का स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट और यूरोपियन 6th जनरेशन प्रोजेक्ट के साथ में भारत की हाई स्टेटस नेगोशिएशन, तो दोस्तों जो फाइनल पिक्चर उभर कर के सामने आती है वो किसी भी सच्चे भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। लेकिन दोस्तों ये गर्व किसी अंधभक्ति या फिर हवाई बातों पर टिका हुआ नहीं है। दोस्तों ये उन सॉलिड फैक्ट्स, डेटास और ग्राउंड रियलिटी के आधार पर है जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इग्नोर नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों भारत ने पर्दे के पीछे एक ऐसा जाल बुन दिया है जिसमें दुश्मन को तब तक अपने घिरने का एहसास नहीं होता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। चाइना का J-20 अब उसे वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता है जिसका वो दावा करता है। अमेरिका की डिफेंस लॉबी अब भारत को पुरानी टेक्नोलॉजी चिपका करके अपना खजाना नहीं भर सकती है, और यूरोप अब भारत को एक थर्ड वर्ल्ड मार्केट की तरह ट्रीट नहीं कर पाएगा। ये भारत का असली एंड गेम है, एक ऐसा एंड गेम जहां भारत दुनिया के पावर डायनेमिक्स के पीछे चलने वाला देश नहीं है।